हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम लोग का फिर से हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम कल से पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 हमारा आ चुका है। ये आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, केसीएल, किरचॉफ्स लॉज, केवीएल, और उसके बाद सेल और बैटरी का ईएमएफ हम पढ़ेंगे। और उसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करके कल हम इसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। कल हमने जो पढ़ा कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, उसी से उसको ही हम बोलते हैं, उस वाले सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें 4 सर्किट लगे हुए होते हैं, एक यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ पे, एक नीचे, और ये फोर्थ सर्किट होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके बीच में, ठीक है भाइयों, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है कुछ इस तरह से, और इस सर्किट को हम ऐसे कंप्लीट करते हैं। ओके, और यहाँ हमारा लग गया बैटरी या सेल, जो भी आप कहो। ठीक है, तो इसमें अभी 4 रेजिस्टेंस हमारे पास है, जैसे आपको दिख रहे हैं 4 रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास। पहले हम इनको पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं, ए बी, ये रहा सी और ये रहा डी पॉइंट। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस हमारा R1, R2, R3 और R4 हम इनको बोलेंगे। ये रहा हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा R2 रेजिस्टेंस। ये सीरीज़ में है इसलिए R1 R2 इन्हें लिखना है। ठीक है, आप ऐसा R1 R2 यहाँ पे नहीं लिखना है, जो दो सीरीज़ में है उन्हें R1 R2 लिखना है। ये रहा आपने R3 और ये रहा अपना R4। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं, इसका बस इक्वेशन होता है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा पता है, आपको 3 वैल्यू देंगे और चौथी वैल्यू आपको निकालने लगा देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको कभी R1 R2 दे देंगे, R4 दे देंगे और R3 निकालने बोल देंगे। आपको बस करंट कैलकुलेट करना है। करंट फ्लो यहाँ से हो रहा है, फिर यहाँ से जाएगा हाफ करंट, यहाँ से जाएगा हाफ करंट, यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये सर्किट ऐसा पूरा होगा। और आपको एक स्टेटमेंट या बात इसकी याद रखनी है, व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है पूरा, मतलब ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होता है, तो इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम बोलते हैं। और जब ये बैलेंस होता है तो इसके जो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। ये आपको बात याद रखनी है, आपको कभी असर्शन रीजन में या डायरेक्टली पूछ सकते हैं। व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रीडिंग जो होती है, वैल्यू नहीं, हम इसको रीडिंग बोलेंगे अपने किताबी भाषा में, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। ये एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, केसीएल, अभी किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे हम। उसके पहले आपको एक मीटर ब्रिज का भी फॉर्मूला जो होता है याद रखना है। ठीक है, मीटर ब्रिज फार्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है, बस इसमें वही अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। उसमें समझो आपको एक एक्स रेजिस्टेंस दिया है, इसमें ये है 1, ये 2, ये 3, और ये अगर 4 है, और इसमें ये है R, ये है सी, ठीक है, ये है X, ये है R, ये है R1 और R2, ये R1, ये R2, ये R। ठीक है, ये देखो ये दोनों यहाँ पे सीरीज़ में है, तो इसलिए हम इनको R1 R2 बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हम अगर ऐसे लगा देते हैं, तो अगर आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो X/R1 इक्वल टू R/R2, ये इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। और अब हमें अगर X निकालना होगा तो X इक्वल टू होता है, अब बस इसको इधर लेके जाओ, R/R1/R2, ये होता है X। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अगर आपको कभी पूछ लेगा, अगर बैलेंस करने बोले तो आपको ये यूज़ करना है, और अगर बस आपको कोई एक वैल्यू पूछ ले तो आपको ऐसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसका आंसर निकाल देना। ये एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आप नोट कर लीजिए, और ये वाला फार्मूला भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट जो जो करना है मैं आपको वो हाईलाइट करके बोल दूंगा। और आपको ये एक चीज़ इसमें नोट करनी है, ये जो इंपॉर्टेंट है बैलेंस ब्रिज की, ये। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पार्ट में। तो इस पर मैं भी एक आपको छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कराता हूँ, जैसे कि आपको इसका एक थोड़ा कंसेप्ट समझ जाए। हमारे पास, ठीक है, एक अगर डायग्राम है कुछ इस तरह से, ये है हमारा X, यहाँ पे ये ऐसा वायर गया, और ये है हमारा कोई भी वैल्यू, यहाँ पे हम लेंगे 20 ओम ले लेते हैं हम, लगे तो। ठीक है, और यहाँ नीचे ये सर्किट कुछ ऐसा गया, और ये रहा यहाँ पे 40 ओम ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं हम 60 ओम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सर्किट है, ये व्हीटस्टोन का सर्किट है, और ये यहाँ से इसका नल पॉइंट है। ठीक है, नल पॉइंट मतलब ये वाला, ये जो जॉइनिंग वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नल पॉइंट के जो सीरीज़ में है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मतलब वो हमें एक लाइन में लेने हैं। 40 और 60 यहाँ पे सीरीज़ में है। ठीक है, तो यहाँ होगा X/20 इक्वल टू 40/60, तो X हो जाएगा हमारा 20 इंटू
40/60 ये हो जाएगा हमारा कुछ 21, और ये हो जाएगा 3, ये होगा 40/3, और इसका आंसर अभी आगे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है बे। इसकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ओके, कैलकुलेट कर लेना। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, किरचॉफ्स करंट लॉ की तरफ। तो अभी हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है गाइज, और किरचॉफ करंट लॉ कुछ नहीं, एक ईजी सा कंसेप्ट है। इसमें बस इनका जो करंट लॉ है उसका स्टेटमेंट बस इतना होता है कि करंट, अगर कोई हमें सर्किट दिया हुआ है उसमें करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग, ठीक है, मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट वापस बाहर जाएगा। ये बस इस लॉ को से हम स्टेट कर सकते हैं, करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग, ठीक है। तो समझो हमें कोई 3 वायर कुछ इस तरह से दे रखे, ये हमें कुछ सर्किट दे रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये समझो I1, ये है I2, और ये होगा, ठीक है, हम इसे बोल देते हैं I4, ये है, ठीक है। यहाँ पे एक ले लेते हैं I3, और यहाँ लेते हैं एक I5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 जो है वो इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, और I4 इनकमिंग है, ठीक है। तो 3 ये जो करंट है ये इनकमिंग है, तो और ये है I4, I3 और I5, ये है आउटगोइंग करंट्स। तो इसमें I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल होगा I3 प्लस I5 के। तो यही इस लॉ का स्टेटमेंट है, और यही इस लॉ में हम पढ़ना है कि ये करंट इनकमिंग इक्वल टू करंट आउटगोइंग, किरचॉफ्स लॉ बस यही बताता है। और ये होता है भाई बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ाई होगा बहुत पहले से यार, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये आपको पूछ लेंगे कभी, किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आपको ये इसमें पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन देके। तो इसके बाद जल्दी जल्दी अभी करते हैं। इसके बाद आता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसके 2 लॉ होते हैं, ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकंड। ये आ गया अपना किरचॉफ का सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ। ये भी बहुत आसान है, ये भी लॉ ऑफ ये बेस्ड है भाइयों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। आपको दोनों याद रखने हैं, कौन सा चार्ज और कौन सा एनर्जी वाला है, ठीक है। वरना ये क्या करते हैं, पहला ऑप्शन ये दे देंगे, दूसरा ये दे देंगे, और पूछ लेंगे कौन सा है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। और वो एग्ज़ाम का माहौल कुछ ऐसा होता है भाई कि अच्छा से अच्छा आदमी वहाँ पे पैनिक हो जाता है, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना, बहुत आराम से पेपर लिखना है, एनर्जी, ठीक है। ये अभी चलो आगे पढ़ते हैं हम, जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है ये चैप्टर। 2 दिन में चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इसके PYQ करेंगे। और अगर आप इतने भी लेक्चर्स अच्छे से कर लेते हो भाई, तो आपको करंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, और इसका बस यही मतलब होता है करंट इनिशियल इज इक्वल टू करंट फाइनल, ठीक है। और ये भी हम इतने देर में समझ ही गए होंगे कि इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग, मतलब जो करंट, अब हमारे पास एग्जांपल से समझते हैं। हमने ये ले लिया पॉइंट A वोल्टेज वाला, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A, ठीक है। और ये यहाँ से गया R1, ये हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमने रेजिस्टेंस 3 ले लिया, और यहाँ पे लगा दी बैटरी, ठीक है। तो समझो अगर यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हुआ 3 एम्पियर का, तो एंड में आके वो करंट हमें मिलेगा भी 3 एम्पियर का, ठीक है। तो करंट इनिशियल इक्वल टू करंट फाइनल, ये होता है। करंट कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, जो जाने वाला करंट है वही आने वाला करंट होता है। इसका डेरिवेशन होता है, पर अब हम वो नहीं करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। और अगर आपको करना ही है तो आप बाकी बुक्स में या हर जगह वो लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप देख सकते हो। इज इक्वल टू करंट फाइनल, ये होता है इसका स्टेटमेंट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, ठीक है। हमने करंट लॉ कर लिया, वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। बस इसका स्टेटमेंट इतना होता है, करंट इनिशियल इज इक्वल टू करंट फाइनल, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट होता है करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग। बस यही है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, ये दोनों लॉ हमने पढ़ लिए हैं। इसके बेस्ड पे थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने को क्वेश्चन बेस्ड भी, एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस कोशिश पे दिख सकते हैं, वो हम PYQ में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ये जो बैटरी में होता है, ठीक है। बैटरी पढ़ने के पहले हम बैटरी ही पढ़ रहे हैं, समझो। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको सेल बैटरी EMF के क्वेश्चंस करने हैं तो। रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है। अब हम समझो किसी सर्किट में अगर हम बैटरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल बैटरी छोड़ के अगर हम कोई एक्स्ट्रा बैटरी लगा रहे हैं, हमने एक सर्किट बनाया, समझो यहाँ पे हमने लिया 2 ओम, और ये सर्किट आगे जाके कंटिन्यू हुआ यहाँ से 3 और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। तो ये बैटरी यार, इस बैटरी को, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस बैटरी का खुद का, जो करंट को या वोल्टेज को ड्रॉप करता है, रोकता है, ठीक है। तो समझो हमने ये लगाया A, यहाँ पे रखा A, और ये है B हमारा पॉइंट। तो A B पॉइंट के बीच में जो हमने बैटरी लगाई है,
उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कुछ, ठीक है। तो इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये शांति से, इसका याद रखने का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये शांति से अपना काम करके निकल जाता है, किसी को पता भी नहीं लगने देता, इसलिए हम इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आर शंट होता है, ठीक है। इसको शंट बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो बैटरी के इंटरनली होता है। तो समझो अगर हमने यहाँ से 2 ओम है और इसका 10 वोल्ट है, तो हम इसमें से अभी करंट ढूंढेंगे। पहले तो आर इक्वल टू हाँ आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो वी हमारे पास है 10, और समझो इसका आर शंट हमें दिया हुआ है 3, ये क्वेश्चन में देंगे और आपको आई फाइंड करने बोल देंगे। आपको ऐसा बोलेंगे कि बैटरी का इंटरनल आर शंट है 3 और आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, तो आपको फाइंड करना है करंट। तो आप, अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा, आप क्या करेंगे, सीधे 2 ओम बाय 10, आपको लगेगा भाई इतना ईजी सवाल कैसे पूछ लिया जेई वालों ने। भाई जेई इतनी ईजी सवाल नहीं पूछेगी, ठीक है। जेई इतने भी पागल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, इतना ईजी सवाल वो कभी नहीं पूछेंगे। अगर आपके दिमाग से चला गया कि आर शंट भी आपको ऐड करना है, तो आपका सवाल वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आर शंट समझो आपको 3 दिया है और ये 2 है, तो आपको इन दोनों को ऐड करके रेजिस्टेंस लिखना है 5, ठीक है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। 5 हो गया, ये 10/5 हमारा आ गया 2, तो आई हमारा ऐसे 2 आ जाएगा। और अगर हम इसी तरह से बस 2 लेके निकाले होते तो हमारा कुछ 8 आया होता, ठीक है। नहीं 5, हाँ 5 आया होता। अगर बस 2 एम्पियर 2 अगर हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया होता तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हमें पूछ लिया बस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताओ या करंट बताओ, ठीक है। करंट तो नहीं बता सकते हम, इसके अक्रॉस तो करंट 2 ही होगा भाई, जहाँ से वहाँ से करंट 2 ही जाएगा, ठीक है। क्या बात कर रहा हूँ यार, मैं भी बड़ी नहीं, अभी कुछ 1-1:30 बज रहा है आज भी, तो रात के टाइम में थोड़ा माइंड काम करना थोड़ा कम कर देता है यार। तो अब मुझे भी दिन भर पढ़ना होता है, तो मैं वीडियोज़ मोस्टली अभी रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है, जान दो, टॉपिक से हमें नहीं भटकना है। उसके बाद अभी हम, अगर आपको इसके बीच में का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, तो पहले आपको करंट निकालना है। टोटल करंट जो हमें मिला है 2, और V इक्वल टू होता है भाई आई आर, तो सिंपली आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। V इसका आता है 2 × 3, ये आ जाएगा आपका 6। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A × B, ए और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया हमारा, ठीक है। V अक्रॉस AB। तो अगर आपको ये भी निकालने को भी दे दिया जाए तो आप याद रखना, ठीक है, कि इसको कैसे निकालते हैं। अब इसमें समझो वोल्टेज हमारा 10 होना चाहिए था, तो अभी आप समझ गए इसका ये क्या होता है। अगर आपको वोल्टेज बोल दे तो इसमें वोल्टेज तो वैसे 10 होना चाहिए था, पर इसने 6 यहीं पे खा लिया भाई, तो इसका वोल्टेज यहाँ से कम होके 4 ही बच जाएगा, ठीक है। 10 का 10 वापस आना चाहिए था, पर यहाँ पे बीच में ये आर शंट की वजह से 6 पोटेंशियल डिफरेंस 6 यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल ऑफ सेल और बैटरीज, ठीक है। सेल या बैटरी का सीरीज और पैरेलल में अगर हम यही ईएमएफ वाला अगर हम लगा दे सीरीज और पैरेलल में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सीरीज होता है भाई बैटरी का, अगर हमें बैटरी हम सीरीज में लगा दी है 2-3 और उसका आर इक्विवेलेंट हमें पूछ ले, अगर रेजिस्टेंस पूछ ले, तो सिंपली सेम रेजिस्टेंस जैसा होता है ये R2, क्योंकि ये नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसी एक्ट करती है यार। जब बैटरी हम सीरीज में लगाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो ये शंट वाला होता है वो रेजिस्टेंस जैसा ही एक्ट करता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस का ही फार्मूला हम इसको यूज़ करेंगे, प्लस R3 ये RN वाला, ठीक है। और इसके बाद ई इक्विवेलेंट जो ईएमएफ अगर हमें फाइंड करने बोल दिया जाए किसी बैटरी का, तो ये होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब आपको लगेगा है ये तो सेम टू सेम है, तो पैरेलल का भी यही होगा भाई। नहीं, पैरेलल का अलग होता है, ठीक है। पैरेलल का बैटरी का ईएमएफ अलग निकाला जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आप वो भी ईएमएफ वाला भी 1/E1 प्लस 1/E2 कर दोगे, वैसा नहीं होता है भाई पैरेलल में। इसमें मैं आपको अभी बताता हूँ, रुको। अगर आर इक्विवेलेंट इसका भी पैरेलल का सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो भाई कहीं भी रेजिस्टेंस जैसे ही एक्ट करेगा ना, तो पैरेलल में बैटरी का आर इक्विवेलेंट भी होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। उस ये 1/Rn तक। पर अगर आप इसका ईएमएफ जो होता है ई इक्विवेलेंट जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपको निकालना होगा तो ये आएगा भाई E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ये कुछ ऐसे n तक, ठीक है। तो ये आता है इसके ईएमएफ का फार्मूला पैरेलल में। सीरीज में आपको सेम ही लगाना है, पैरेलल में आपको इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फार्मूले भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको इसमें भी बताऊंगा कैसे करते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला एक आपको याद रखना है। तो इसी के साथ अपने मेन जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के फार्मूला बेस्ड और थेरी बेस्ड, वो हमने कंप्लीट कर लिए है इस पार्ट में, ठीक है, बहुत अच्छे से पूरे तरीके से। तो अगर आप ये पार्ट करते हो तो आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस में बहुत आसानी होने वाली है। तो ठीक है, चलो आज का लेक्चर यही हम एंड करते हैं।
मिलेंगे वापस एक नए लेक्चर में। और PYQs करेंगे हम कल करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उसके साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। मोस्टली तो भाई हम सर्किट डायग्राम वाले PYQ ज़्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किट सॉल्विंग जो है बहुत ज़्यादा आती है इस चैप्टर से। आपको सर्किट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मोस्टली तो, और उसके बाद जो भी सेल बैटरी वाले हैं वो तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बस सर्किट प्रॉब्लम जो है मोस्टली यही पूछा जाता है इस चैप्टर में से, ठीक है। आप PYQ भी देखोगे छान के तो आपको सर्किट ही ज़्यादा दिखेंगे हर जगह पे, और सर्किट सॉल्विंग या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ज़्यादा दिखेगा, वो हम करेंगे प्रैक्टिस। या आप भी अपनी तरफ से कुछ DPP या वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का एक रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम जल्दी पास आ रहा है। मिलेंगे वापस कभी अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।